हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद अरफात खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ओके, कंटिन्यू करते हैं अपनी वन शॉट लेक्चर सीरीज को। और आज के वन शॉट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, या यूं कह लो कि डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स या एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। और अगर हम बात करें व्हाट आर द टॉपिक्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस, तो हमारे पास जो सिर्फ उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इस चैप्टर की, उसमें लिखा हुआ है कि हमें सिर्फ लाइट के पार्टिकल नेचर को डिस्कस करना है। ठीक है, लाइट के पार्टिकल नेचर को, या हम जो है वो फोटोन नेचर को डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट के। अच्छा, अब हमारे पास जो फोटोन नेचर्स आ जाते हैं इस चैप्टर के अंदर, या पार्टिकल नेचर जो आ जाते हैं इस चैप्टर के अंदर, मैं आपको पहले से बता दूं कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस। इसमें एक हम डिस्कस करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थियोरी ऑफ लाइट को, क्योंकि प्लैंक ने अपने थ्योरी के अंदर जो है वो ये बताया था कि जो लाइट कंसिस्ट करती है वो पार्टिकल्स को कंसिस्ट करती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो एक तरीके से इस चैप्टर का आगाज होगा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से। तो हम क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, देन हम फोटोन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ जाएंगे, देन हम कॉम्पटन इफेक्ट की तरफ जाएंगे, और इन दी एंड हम पेयर प्रोडक्शन और एनाइलेशन ऑफ मैटर पर अपने इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि कवर करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। अच्छा, क्योंकि चैप्टर का नाम जो है वो मॉडर्न फिजिक्स है, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो हमें पता है कि हमने जो फिजिक्स को क्लासिफाई किया हुआ है, दो दो मेन ब्रांचेस में हमने फिजिक्स को क्लासिफाई किया हुआ है। एक को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स और एक को हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, टू मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अदरवाइज हमारे पास ब्रांचेस जो है फिजिक्स की बेहिसाब हैं, लेकिन जो मेन ब्रांचेस होती हैं फिजिक्स की, जिसमें हमने फिजिक्स को क्लासिफाई किया हुआ है, वो दो हैं। एक को हम क्लासिकल कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, और एक को हम मॉडर्न फिजिक्स कह रहे होते हैं। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एक मामूली सा डिफरेंस है। उसी डिफरेंस की वजह से बहुत सारे डिफरेंसेस, मजीद डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। और वो जो डिफरेंस है ना, वो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डिफरेंस है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो लो स्पीड के साथ मूव कर रहा है, जैसे हम अपने एवरीडे लाइफ में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम मूव करते हैं, भले वो आप पैदल चल रहे हो, आप बाईसाइकिल पे हो, या आप मोटर बाइक पर हो, कार में हो, प्लेन में हो, किसी जेट में हो, तो ये हमारी एवरीडे लाइफ की स्पीड्स है ना। तो याद रखिएगा, जब भी हम लो स्पीड से मूव करेंगे, भले वो आप किसी भी व्हीकल में बैठ जाए, तेज से तेज तरीन व्हीकल में बैठ जाए, इंसान की बनाई हुई, तो याद रखिएगा हम ऐसी स्पीड को लो स्पीड कंसीडर करते हैं। क्योंकि जब हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स को या उन पार्टिकल्स को डील करते हैं जो कि वेरी हाई स्पीड, और ऐसी स्पीड जो कि कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो। कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट का मतलब करीब करीब, मतलब वो टक्कर दे स्पीड ऑफ लाइट को। सो हम सिर्फ उन पार्टिकल्स को या उन ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं, भले वो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हो या भले वो मैक्रोस्कोपिक। तो हम कहेंगे हर वो ऑब्जेक्ट जो कि वेरी हाई स्पीड विच इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो, तो हम उन पार्टिकल्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। जबकि हर वो पार्टिकल या हर वो बॉडी या हर वो ऑब्जेक्ट जो कि लो स्पीड से, हमारी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो स्पीड्स होती हैं, इन स्पीड से अगर कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, तो उसको हम डील करेंगे क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स में। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स इज द मूविंग, द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी वजह से बाकी डिफरेंसेस सामने आ जाते हैं। क्योंकि ये डिफरेंस होता है तो बाकी डिफरेंसेस हमारे सामने आ जाते हैं। तो एक काम ही करते हैं, छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको पहले कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं कि क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, फिर मैं आपको ये बता देता हूं मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है, फिर हम चलते हैं बाकी अपने टॉपिक्स की तरफ। कि आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स के। क्लासिकल फिजिक्स क्या होनी चाहिए? क्लासिकल फिजिक्स, अच्छा, अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो हम कहेंगे कि इट इज बेस्ड ऑन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है। मतलब जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें हम जो है वो न्यूटन के लॉज अप्लाई करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। जबकि मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्वांटम लॉज या क्वांटम मैकेनिक्स के आप कहो कि फॉर्मूला इक्वेशंस अप्लाई करते हैं उन मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, वहां पर न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। तो क्लासिकल फिजिक्स
इज टोटली बेस्ड अपॉन या बेस्ड ऑन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, देन इसके जो मेन जो वो है क्या नाम है पॉइंट है वो क्या है, इट डील्स, ये डील करती है उन ऑब्जेक्ट्स को, इट डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स which move with low speeds। लो स्पीड्स का मतलब हो जाएगा एवरीडे लाइफ स्पीड्स। ठीक है, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत कम रफ्तार से बहुत लो स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम किसी भी पार्टिकल को मूव करता हुआ देखें, ऑब्जेक्ट को मूव करता हुआ देखें, भले वो बाइक पे मूव कर रहा हो, भले वो किसी मोटर कार में हो, भले वो किसी एयरप्लेन में हो, भले वो बुलेट ट्रेन में हो, कोई भी हमारी अपनी जिंदगी के अंदर हम आसपास मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, हम सारी स्पीड्स को काउंट करते हैं कि वो कौन सी स्पीड है लो। हम उन तमाम स्पीड्स को लो स्पीड इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि जब हम मॉडर्न फिजिक्स में स्पीड की बात करते हैं वेरी हाई की, तो वेरी हाई हम सिर्फ स्पीड को जब कह सकते हैं जब वो कंपेरेबल हो स्पीड ऑफ लाइट के, मतलब इतनी ज्यादा हो। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ये होती है ना, मतलब 1 2 3 4 5, अगर मैं किलोमीटर में लिखूं तो 5 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो माइनस हो जाएंगे, ये मीटर पर सेकंड में होती है। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इतनी नहीं बल्कि इसके कॉम्पेरेबल, इसके करीब करीब, मतलब इतनी ना हो भले लेकिन इससे करीब करीब हो, ऐसी स्पीड के साथ मूव करेगा ना, तब जाके उसको हम कहेंगे कि वो, उसको हम डील करते हैं कौन सी फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में, तब जाके उसकी स्पीड कहलाती है वेरी हाई स्पीड। अदरवाइज ऑल द स्पीड्स आर टेकन एज लो स्पीड्स। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स में एक बात और याद रखिएगा कि क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक मास, लेंथ एंड टाइम आर कांस्टेंट। क्लासिकल फिजिक्स में जो ऑब्जेक्ट का मास होता है या ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है या ऑब्जेक्ट का जो टाइम होता है, याद रखिएगा इन तीनों में कोई फर्क नहीं आता, ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट लो स्पीड से मूव करता है तो ना तो उसके मास पे कोई फर्क पड़ेगा, ना उसकी लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा, और ना उसके लिए जो टाइम चल रहा है उस टाइम में कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना उसका टाइम चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ये तीनों क्वांटिटीज जो होती हैं ये होती है कांस्टेंट, यानी कि ये चेंज नहीं हो सकती बिकॉज द स्पीड्स आर वेरी लो। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज चेंज जब होती हैं जब कोई स्पीड बहुत तेज या स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, तब जाके फर्क आना स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मास भी चेंज होता है, ऑब्जेक्ट की लेंथ भी चेंज हो जाती है, और ऑब्जेक्ट का जो टाइम चल रहा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ठीक है, वो भी वेरी कर जाता है, वो भी चेंज हो जाता है। लेकिन शर्त है ऑब्जेक्ट की स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए। सो दीज वर द पॉइंट्स फॉर क्लासिकल फिजिक्स। अब मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूं फॉर मॉडर्न फिजिक्स, जो कि इन्हीं के ऑपोजिट हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स के कुछ की पॉइंट्स, इनमें सबसे पहले ये आ जाएगा कि जैसे हमने लिखा इट डील्स विद या इट इज बेस्ड अपॉन द न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स ये पूरी हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच है, इसमें कितनी ही थ्योरीज हैं, कितने ही लॉज हैं, कितने ही फॉर्मूला हैं इस वाली ब्रांच के, कितनी ही इक्वेशंस हैं, तो ये सारे के सारे हम डील करते हैं किसके लिए, मॉडर्न फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस अलग हैं और ये सारी कंडीशंस अलग हैं। देन जो इसका सेकंड पॉइंट है कि ये डील करता है उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि मूव कर रहे होते हैं लो स्पीड के साथ, और ये वाली फिजिक्स डील करती है उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि मूव कर रहे होते हैं वेरी हाई स्पीड के साथ, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। इट डील्स, अब हम मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं, इट डील्स with the objects, भले वो मैक्रोस्कोपिक हो या भले वो माइक्रोस्कोपिक हो, it deals with the objects moving with very high speeds which is comparable to the speed of light। यानी कि स्पीड का लाइट की स्पीड के कॉम्पेरेबल होना जरूरी है, उसके करीब करीब यानी कि होना जरूरी है, कॉम्पेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट।
और जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कि क्योंकि ऑब्जेक्ट स्लो स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं, कम स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, तो ना ऑब्जेक्ट का मास चेंज होता है, ना लेंथ चेंज हो सकती है, और ना उसका उससे रिलेटेड जो टाइम चल रहा है उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट जब बहुत तेज या एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसके मास, लेंथ और टाइम तीनों पर फर्क पड़ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स, मास, लेंथ एंड टाइम आर वेरिएबल। ये चेंज होते हैं, ये कांस्टेंट नहीं होते। मॉडर्न फिजिक्स में ये चेंज होते हैं, इसी वजह से हमारा भी टॉपिक इंक्लूड नहीं है। वरना हम जब आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं, तो उसमें एक हमारे पास टॉपिक आता है मास वेरिएशन का, एक आता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, एक आता है टाइम डायलेशन का। तो ये तीन टॉपिक इस बात का सबूत होते हैं। मास वेरिएशन मतलब मास में वेरिएशन आ जाना, चेंज हो जाना। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, कम हो जाना। टाइम डायलेशन, टाइम का डायलेट हो जाना, टाइम का इंक्रीज या चेंज हो जाना। तो ये इस बात के सबूत होते हैं कि हाँ भाई, मास, लेंथ और टाइम मूविंग ऑब्जेक्ट्स के जब वो वेरी हाई स्पीड से मूव करते हैं तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स, सॉरी, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज चेंज होती हैं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स ये तीनों के तीनों कांस्टेंट नहीं है, दीज कैन वेरी। ये तो तीनों चेंज हो सकते हैं, और बल्कि होते हैं जब आप स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड की बात कर रहे होते हैं। देन अब हम चलते हैं अपने जो है वो सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें हमारे पास जो है वो लाइट का पार्टिकल नेचर सामने आता है ना, कि लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी एनर्जी पैकेट्स या टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम कहते हैं क्वांटा या क्वांटम। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। अच्छा, इस थ्योरी के मुताबिक प्लैंक ने हमें यह बताया कि लाइट की एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो या लाइट की इमिशन का प्रोसेस हो, क्योंकि ब्लैक बॉडी को डिस्कस कर रहा था, ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन या ब्लैक बॉडी की रेडिएशन। हम बात कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की। मतलब लाइट जब भी कोई ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करता है या लाइट जब भी कोई ऑब्जेक्ट इमिट करता है, तो ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस और ये इमिशन का प्रोसेस कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता। ये डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होता है, ये बंडल्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड द इमिशन ऑफ लाइट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बट अ डिस्क्रीट प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स लॉ, absorption and emission of light takes place in the form of energy packets or bundles of energy called क्वांटा। यानी कि लाइट की एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, लाइट की इमिशन का प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता, ये एक डिस्क्रीट प्रोसेस होता है। लेट्स सपोज अगर आपके आसपास कोई भी एक लाइट इमिट करने वाला ऑब्जेक्ट हो, जिसमें से लाइट निकल रही हो, तो याद रखिएगा उस लाइट में से वो कंटिन्यू लाइट इमिट नहीं करता, बल्कि वो बंडल्स, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में इमिट कर रहा होता है। मतलब अगर कोई सेवर है जिसमें से लाइट आ रही है, तो आप ये कहेंगे उसमें से बहुत सारे बंडल्स ऑफ एनर्जी आ रहे हैं, बहुत सारे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी आ रही होती है, और ये इतनी तेज आ रही होती है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता। हाई स्पीड की वजह से, लाइट की स्पीड की वजह से, बहुत हाई होने की वजह से हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो जो लाइट होती है वो कंटिन्यू लाइट आपको दे रही होती है, लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता, बल्कि उस सोर्स में से पैकेट्स आ रहे होते हैं, बंडल्स ऑफ एनर्जी आ रहे होते हैं। उन इन बंडल्स ऑफ एनर्जी को या इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को प्लैंक ने क्या नाम दिया था? क्वांटा का नाम दिया था। अगर हमारे पास बंडल्स हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, तो उसको हम क्वांटा कहते हैं, और अगर हमारे पास एक पैकेट होगा, एक एनर्जी पैकेट होगा, तो उसको हम कहते हैं क्वांटम। तो आगे इस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, फिर इसने ये बताया था कि जो जाहिर सी बात है इनको एनर्जी पैकेट्स कहा जा रहा है, तो ये जो पैकेट्स की एनर्जी है, इस एनर्जी का किस फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिलेशन है? मतलब लाइट का वो कौन सा पैरामीटर है जिसके चेंज होने से पैकेट्स की एनर्जी पर फर्क पड़ता हो?
तो इसने हमें बताया इसी लॉ के अंदर कि एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट की फ्रीक्वेंसी, जो लाइट है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, पैकेट्स की एनर्जी यानी कि क्वांटा की एनर्जी या क्वांटम की एनर्जी जो है वो उतनी ज्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी ऑफ क्वांटम विल बी लेस। तो क्या लिखेंगे? एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम is directly proportional to the frequency of light, frequency of light। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर आप चाहे तो इसकी जगह एफ लगा सकते हैं, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। तो न्यू इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी, तो याद रखिएगा ये फ्रीक्वेंसी है। तो एनर्जी ऑफ क्वांटम यानी कि जो एनर्जी पैकेट होगा, जो सोर्स से निकली हुई लाइट का पैकेट होगा, एनर्जी पैकेट होगा, उस पैकेट की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होगी, क्वांटम की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। कम फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की तो पैकेट की जो एनर्जी होगी वो भी कम होगी। और जब हम इस साइन को रिमूव करते हैं तो हमें यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना होता है, और यहां पर जो हम कांस्टेंट लगाते हैं वो लगाते हैं h, और साथ में आ जाएगा न्यू। तो यहां पर जो हमने कांस्टेंट पुट किया वो क्या है? h, और इस h को हम कहते हैं इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को या इस h को हम क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, h इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू। और हमारे पास यहाँ पर जो है वो इस प्लैंक्स कांस्टेंट की भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी मैं आपको लिखा देता हूँ। पहले मैं आपको इधर ये जो E आ रहा है, इस E का एक और, चले एक काम करते हैं, पहले H का फॉर्मूला लिख लेते हैं, हुज वैल्यू इज, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, हुज वैल्यू इज ये इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसका जो दूसरा फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ क्वांटम का, वो फॉर्मूला कहां से बनेगा? देखो हमारे पास ये जो न्यू आ रहा है, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ओवर लैम्डा। ये बात हमें पता है ना, वेलोसिटी का, वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ये होता है, हमने वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ओवर लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? लाइट की ना, तो ये वेलोसिटी किसकी होगी? लाइट की। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को या स्पीड ऑफ लाइट को हम इस चैप्टर के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे c से, याद रखिएगा इस बात को। तो यहां पर हम v नहीं लिखेंगे बल्कि c लिखेंगे, c रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट। तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर जहां न्यू आ रहा है, अगर मैं उस न्यू की जगह पे c अपॉन लैम्डा पुट कर दूं तो आपको एनर्जी ऑफ क्वांटम का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा विच इज एच सी ओवर लैम्डा। तो हमारे पास क्वांटम की एनर्जी को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में और एक होता है लैम्डा की फॉर्म में। अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो उसको प्लैंक्स कांस्टेंट से इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिएगा, और अगर आपको वेवलेंथ गिवन हो तो आपने सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करना है गिवन वेवलेंथ से। तो एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्स होती है और एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ। किसकी एनर्जी? क्वांटम की एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट्स जो मैंने आपको अभी बताए, इन पॉइंट्स को नोट करें आप, फिर हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज फोटोन। अच्छा, जो प्लैंक था, प्लैंक ने एनर्जी पैकेट्स को क्वांटा कहा था, जबकि आगे जाके आइंस्टाइन ने इस कॉन्सेप्ट को अपडेट कर दिया, और अपडेट करने के बाद उसने उन एनर्जी पैकेट्स को कहा फोटोन। तो हम अब से जो है अब से जो है हम लाइट के जो एनर्जी पैकेट्स होंगे, बंडल्स ऑफ एनर्जी होंगे, उनको हम क्या कहा करेंगे? फोटोन कहा करेंगे। मतलब लाइट जब भी ट्रैवल करती है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ट्रैवल करती है। ठीक है, अच्छा, फोटोन की आप डेफिनेशन क्या बता सकते हैं? आप ये कहेंगे फोटोन एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका ना तो कोई चार्ज होता है और ना इसका कोई रेस्ट मास होता है। मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज भी जीरो, मतलब कोई चार्ज नहीं, और उसका रेस्ट मास भी जीरो,
तो ऐसे पार्टिकल को हम कहते हैं फोटोन। ठीक है, अच्छा इसकी डेफिनेशन हम यहां पर लिखते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? अ पार्टिकल, इट इज अ पार्टिकल, इट इज अ पार्टिकल दैट हैज नो चार्ज and whose rest mass is zero। मतलब इस बात को आप ऐसे लिखेंगे कि रेस्ट मास m के साथ अगर नॉट लगा दें तो ये बन जाता है, इसको हम कहते हैं रेस्ट मास। ठीक है, अगर सिर्फ m हो तो उसको हम कहते हैं मूविंग मास या इफेक्टिव मास। सिर्फ m होता है। इस मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर में हमारे पास दो मासेस होते हैं। एक होता है रेस्ट मास, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है तो रुके हुए कंडीशन में उसके मास को हम कहते हैं रेस्ट मास। और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो वेलोसिटी v के साथ जब मूव करेगा तो उसके मूविंग मास को, मतलब उसकी मूविंग कंडीशन में जो मास होता है उसको हम कहते हैं मूविंग मास। तो मूविंग मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ m से, जबकि अगर m के साथ नॉट लग जाए तो समझ जाइएगा कि इसका मतलब है रेस्ट मास। तो फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो हमेशा जीरो होता है, लेकिन इसका इफेक्टिव मास होता है जिसको हम काइनेटिक मास भी कहते हैं ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, तो यहां पर लिख लिएगा इस बात को। बट या इसको यूं लिख लें डायरेक्ट कि इट्स इफेक्टिव मास, इट्स इफेक्टिव मास इज गिवन एज। इफेक्टिव मास का जो फॉर्मूला होता है ना इसका, वो क्या होता है? आपने m निकालना हो तो आप E अपॉन सी स्क्वायर कर दें। मतलब आपने एनर्जी को डिवाइड करना है स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से, तो आपको इसकी इफेक्टिव मास मिल जाएगा। या हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, E किसके बराबर होता है? h न्यू के। तो इफेक्टिव मास कैसे मिलेगा? E की जगह आप लगा दें h न्यू और अपॉन में c स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला है फोटोन के इफेक्टिव मास को कैलकुलेट करने का। इफेक्टिव मास में रेस्ट मास में फर्क होता है, ये मैं समझिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि फोटोन का मास होता है। नहीं भाई, मैंने यहां पर लिखवा दिया whose rest mass is zero। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता है। इसका मतलब फोटोन जब मूव कर रहा होता है तो उसका इफेक्टिव मास होता है जिसको हम काइनेटिक मास कहते हैं, उसकी मोशन की वजह से। अगर फोटोन रुका हुआ हो, अगर रुके रेस्ट में हो तो उसका कोई मास नहीं होता, मतलब फोटोन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। मतलब फोटोन जब तक मूव कर रहा है तो फोटोन की एग्जिस्टेंस है, और जैसे ही फोटोन रुकेगा तो फोटोन की एग्जिस्टेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो रेस्ट मास जीरो होता है, लेकिन उसके मोशन की वजह से, स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करने की वजह से उसके मास को हम कहते हैं उसका इफेक्टिव मास, या इसी इफेक्टिव मास को हम जो है वो काइनेटिक मास भी कह रहे होते हैं। तो फॉर्मूला E अपॉन सी स्क्वायर, E की जगह आ गया एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। और हमें एक बात और पता है कि जो न्यू होता है वो बराबर किसके होता है? सी अपॉन लैम्डा के। ऐसा है ना, जो न्यू है अभी मैंने आपको बताया था ये बराबर किसके होता है? सी अपॉन लैम्डा के। तो अगर मैं यहां पर जो है इसकी जगह पे सी पुट कर दूं तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा? एच अपॉन सी लैम्डा। ऐसा है, तो यहां पर इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा इफेक्टिव मास का, और वो क्या बनेगा? m इज इक्वल टू एच रहेगा। देखो न्यू के बारे में मैंने आपको बताया था, न्यू बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा। तो अगर मैं इस न्यू की जगह पुट करूं सी अपॉन लैम्डा, तो एक सी ऊपर है, सी के स्क्वायर कैंसिल करेगा तो ये बचेगा सी के साथ लैम्डा आ जाएगा, एच अपॉन सी लैम्डा। सो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं फोटोन के इफेक्टिव मास को, यानी कि काइनेटिक मास को। इफेक्टिव मास इज आल्सो कॉल्ड इफेक्टिव मास इज आल्सो कॉल्ड काइनेटिक मास। अब आ गई बात समझ? काइनेटिक मतलब मोशन की वजह से, काइनेटिक मास, इसका मास होता ही सिर्फ इसके मोशन की वजह से, जो कि इफेक्टिवली आपको नजर आ रहा होता है, हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अदरवाइज इसके मास का कोई नामो निशान नहीं होता अगर वो रुका हुआ हो। अच्छा, फिर अब हम इसकी बात करते हैं इसके मोमेंटम की। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज, फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अच्छा, फोटोन का क्या मोमेंटम होना चाहिए? हमने पढ़ रखा है कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए हाँ भाई बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहते हैं मास इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब आप ये बोलेंगे सर इसका तो मास होता ही नहीं है, जाहिर सी बात है, इसका रेस्ट मास तो जीरो होता है। अब जब आप यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो जीरो मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, आपको आंसर क्या मिलेगा? जीरो। इसका मतलब फोटोन का तो मोमेंटम नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, फोटोन का मोमेंटम होता है। हर उस पार्टिकल का मोमेंटम होगा जो कि मूव कर रहा होता है, क्योंकि मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। हर वो चीज, भले उसका मास हो या ना हो, हर वो चीज जो कि मूव कर रही होगी उसके पास मोमेंटम लाजमी होता है। ठीक है, तो अब हम जो है ना एक्चुअली जो
फोटोन का मोमेंटम है वो इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करते, फोटोन के मोमेंटम का हमारे पास अलग फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है इसको नोट कर लीजिएगा। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज कैलकुलेटेड बाय h न्यू ओवर c। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। दिस इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ फोटोन, p इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। पहले काम ये करो कि मोमेंटम का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, यानी कि m इंटू सी। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, और जब आप यहां पर इसके बाद थोड़ी सी डेरिवेशंस वगैरह करते हैं तो आपको पता चलता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मिलता है, एच न्यू ओवर सी। और भाई याद रखिएगा ये v अलग होता है, मैं यहां पर ये न्यू बना रहा हूं, इस न्यू को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट ये रही, तो एच न्यू अपॉन सी, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट, मोमेंटम ऑफ फोटोन। और अगर मैं यहां पर न्यू का फॉर्मूला पुट करना चाहूं, यहां लिखा था मैंने अभी ना, न्यू का फॉर्मूला क्या बनता है, सी ओवर लैम्डा। अगर मैं यहां पर न्यू की जगह पे सी अपॉन लैम्डा पुट करूं तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में सिर्फ क्या बचेगा, लैम्डा बचेगा। तो हमारे पास मोमेंटम ऑफ फोटोन का एक और फॉर्मूला होता है विच इज कॉल्ड या विच इज रिटन एज एच ओवर लैम्डा। समझ आई बात। और ये आ गया मोमेंटम, और मोमेंटम का यूनिट वही होता है भाई, जूल सेकंड, ठीक है ना, सॉरी न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, जूल सेकंड होता है एंगुलर मोमेंटम का यूनिट। तो मोमेंटम कोई सा भी हो, लीनियर मोमेंटम की जब भी हम बात करते हैं, पी की जब भी हम बात करते हैं, तो इसका यूनिट क्या बनता है, न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड फॉर द यूनिट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो ये दो फॉर्मूला है हमारे पास मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए। किसका मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए, फोटोन का मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए। आगे चलते हैं, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें हम डिस्कस कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन ऑफ फोटोन विद मैटर। इंटरेक्शन ऑफ फोटोन विद मैटर, ठीक है। अच्छा, इंटरेक्शन ऑफ फोटोन विद मैटर ये है कि हालांकि फोटोन का खुद का कोई मास भी नहीं है, फोटोन का खुद का कोई चार्ज भी नहीं होता, नो चार्ज, इसका ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका रेस्ट मास भी जीरो होता है, लेकिन इसके बावजूद ये इस काबिल होता है कि ये मैटर के साथ इंटरेक्शन करता है, बाकायदा ये मैटर के साथ इंटरेक्शन करता है। और मैटर में कौन आता है हमारे पास, जैसे कि इसके हिसाब से जो पार्टिकल्स आते हैं माइक्रोस्कोपिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं या न्यूक्लियस या प्रोटॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो बज़ाहिर ये खुद कुछ नहीं है, इसका ना कोई मास होता है, रेस्ट मास भी जीरो होता है, और ना इसका कोई चार्ज होता है, उसके बावजूद इट कैन इंटरेक्ट विद चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि ये इंटरेक्शन करता है मैटर के साथ। और हमारे पास तीन तरीके होते हैं जो हम पढ़ते हैं इंटरेक्शन ऑफ फोटोन विद मैटर। एक को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, और एक को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। यानी कि एक जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं तीनों के तीनों इफेक्ट्स, और एक को हम कहते हैं पेयर पेयर प्रोडक्शन। गॉट इट। So these are the three different ways in which a photon interacts with matter. समझ आई बात। तो फोटोन क्या होता है, ये बात यहां पर लिखी हुई है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रेस्ट मास, इफेक्टिव मास जिसको हम काइनेटिक मास भी कहते हैं, देन मोमेंटम ऑफ फोटोन के बाद अब हम चलते हैं इन तीनों वेज में से एक एक वे को अलग अलग पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कौन से इफेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। इन पॉइंट्स को नोट करें, फिर मैं चलता हूं आगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई हुई है। इस डायग्राम से पहले मैं आपको इसकी कुछ बातें बता दूं, जैसे कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इस इफेक्ट को 1887 में सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था हेनरिक हर्ट्ज। हम फ्रीक्वेंसी का यूनिट पढ़ते हैं ना, हर्ट्ज, तो ये वही वाला साइंटिस्ट है, हेनरिक हर्ट्ज। तो ये वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था 1887 के अंदर। जबकि इस इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था आइंस्टाइन। तो इसमें दो चीजें हैं, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय हेनरिक हर्ट्ज इन 1887 एंड सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन। ये दो अलग अलग बातें हैं, मतलब ऑब्जर्व करने वाला, डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट अलग है, और इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन करने वाला साइंटिस्ट अलग है। तो इस बात को यहां से स्टार्ट करते हैं लिखना कि इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, it was first discovered by Heinrich Hertz in 1887। अच्छा, इस इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, मतलब इसमें पहले मैं आपको समझाऊं। देखें, हमारे पास
ये एक मेटल सरफेस है, ये भी मेटालिक सरफेस है, ये दो मेटालिक सरफेसेस हैं। आपने क्या किया, एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया, ठीक है। इस इवैक्यूएटेड चैम्बर में इन मेटालिक प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। इस वाले प्लेट को, इस वाले मेटालिक सरफेस को आपने कनेक्ट किया हुआ है नेगेटिव टर्मिनल से, इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज होगा, और इस वाले को आपने कनेक्ट किया हुआ पॉजिटिव से, तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये वाला। अच्छा, रही बात इसकी, ये होता है एमीटर, जो कि आपको ये बताता है क्या सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या फ्लो नहीं कर रहा। अच्छा, इसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम इस मेटालिक सरफेस पर, जब हम इस मेटालिक सरफेस के ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल कर रहे हैं, और वो फ्रीक्वेंसी लाइट पता कौन सी होती है, यूवी लाइट, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट। इसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम मेटालिक सरफेस के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट को फॉल करते हैं तो उस मेटालिक सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मेटालिक सरफेस से बाहर आ जाना, कब, जब उस मेटालिक सरफेस के ऊपर आप अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल करें, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए, मेटालिक सरफेस के ऊपर यूवी लाइट को फॉल करते हैं, तो इस मेटालिक सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, बाहर आते हैं, और जब ये बाहर आएंगे तो सामने पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव प्लेट है, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर जाएंगे। ऑल्दो ये सर्किट ओपन सर्किट है, मतलब ये वायर यहां पर आके रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये वायर ये वाला यहां पर आके, इन दोनों वायर्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये ओपन सर्किट था। लेकिन जो है, जब इस पे लाइट फॉल करी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले, और वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो अब ये ओपन होते हुए भी क्लोज बन गया जब आप इसको यूवी लाइट फॉल करते हैं। तो इस वजह से हम यहां पर लगाते हैं एमीटर, और ये एमीटर आपको बताता है जैसी लाइट फॉल होती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आना स्टार्ट होते हैं, तो इसमें करंट फ्लो करता है, तो एमीटर आपको बताता है हाँ भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन यहां पर लिख देता हूं, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ejection of electrons from metallic surface। और कब ये ejection कब होगी, when an ultraviolet light, when an ultraviolet light falls on it, this is called फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होना जब भी मेटालिक सरफेस के ऊपर यूवी लाइट फॉल करेगी, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, ये देखें, इजेक्शन मतलब ये लाइट फॉल कर रही है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये जो इस मेटल सरफेस में से निकल चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बात को मैं यहां पर लिखवा देता हूं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, इनको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो क्यों, क्योंकि ये फोटॉन्स की वजह से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि लाइट फॉल कर रही है ना, लाइट के पास क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। ये फोटॉन्स जाते हैं मेटल सरफेस के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को गेन करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जनाब। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, इसके कुछ लॉज हैं, वो आपने याद रखने होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। 3 लॉज होते हैं हमारे पास। वो 3 लॉज क्या होते हैं मैं आपको एक एक करके डिस्कस करके बता दूं। मतलब वो 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस करता है, जिसको हम कहते हैं, इसको हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब ये लॉज बन चुके हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अब हम लॉज के नाम से जानते हैं। इनमें से सबसे पहला पॉइंट ये है सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास लाइट की 2 चीजें होती हैं, एक होती है लाइट की इंटेंसिटी और एक होती है लाइट की फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि लेट सपोज अगर मेरे पास जो है वो एक टॉर्च है, अगर मैं उस टॉर्च लाइट को ऑन करता हूं तो उस टॉर्च लाइट में से लाइट इमिट होगी, मतलब उसमें से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो मतलब एक पर्टिकुलर लाइट है, एक लाइट मैंने ऑन की हुई है और उसमें से पर्टिकुलर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकले जा रहे हैं। अगर मेरे पास एक और टॉर्च लाइट हो, मैं उसको भी साथ साथ ऑन कर दूं, तो अब मैं कहूंगा कि यहां पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, मतलब अब आपको ज्यादा लाइट मिलेगी, ब्राइटर लाइट मिलेगी।
तो लाइट अगर ब्राइटर हो जाए इसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई है, और अगर लाइट डिम हो जाए, हल्की हो जाए, तो इसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम है। तो अगर मैं 2 टॉर्चेस ऑन करूंगा ना, तो कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स इसमें से निकल रहे हैं और कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स इसमें से निकल रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स के बढ़ने से एक्चुअली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी का इंटेंसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, जो हमने यूवी लाइट यूज करी, लेट सपोज मैंने जो है यहां पर एक सोर्स लगाई जिसमें से यूवी लाइट पर्टिकुलरली फॉल कर रही है इस मेटल सरफेस के ऊपर, एक सोर्स मैंने यूज करी। अब अगर मैं उस एक सोर्स की जगह पे 2 सोर्सेज यूज करूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे। अब मतलब वो फोटॉन्स जो प्लेट की तरफ जा रहे हैं उन फोटॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी। अब अगर फोटॉन्स की तादाद बढ़ेगी ना, तो उस मेटल सरफेस में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की भी तादाद बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हमने क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनके नंबर्स, इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो डिपेंड करती है यूवी लाइट के, यानी कि फॉल जो कर रही है लाइट, उस लाइट की इंटेंसिटी पर। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं कैसे। ये रहा हमारे पास सबसे पहला पॉइंट, जिसमें मैंने वही बात लिखी हुई जो मैंने आपको समझाई कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी के बढ़ने से एक्चुअली क्या बढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स, यानी कि तादाद बढ़ती है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लाइट की इंटेंसिटी पर। ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक्चुअली वी इंक्रीजेस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, करंट कैरियर्स होते हैं। जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ज्यादा अमाउंट के अंदर करंट सर्किट में फ्लो करेगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो उनको हम क्या पढ़ते हैं, करंट कैरियर्स कहते हैं। तो करंट कैरियर्स यानी कि चार्जेस ज्यादा होंगे तो अमाउंट ऑफ करंट भी ज्यादा होगा। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है ना, ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इंटेंसिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट सर्किट में उतना ही ज्यादा होगा जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की हम लाइट को यूज करेंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट के इंटेंसिटी को बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। देन हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में हम ये डिस्कस करते हैं कि एक होती है लाइट की इंटेंसिटी और एक होती है लाइट की फ्रीक्वेंसी। अभी हमने इंटेंसिटी को चेंज किया और फ्रीक्वेंसी को सेम रखा। अब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो इंटेंसिटी को सेम रख देंगे। जैसे कि फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से जो लाइट का एक्चुअली जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है। रेड लाइट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, ब्लू लाइट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, वायोलेट लाइट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी। तो ये डिफरेंट कलर्स जो होते हैं, इसका मतलब इन डिफरेंट कलर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट होती है। समझ रहे हैं? और ये जो हमारे पास एक जो है वो स्पेक्ट्रम बनता है, विजिबल स्पेक्ट्रम बनता है, जिसको हम कहते हैं फ्रॉम रेड टू वायोलेट, जिसको हम कहते हैं ना विबग्योर। विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। V फॉर वायोलेट और फिर I फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इन सब में, इन विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो रेड लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, जबकि जो वायोलेट लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, वायोलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से एक्चुअली स्पेक्ट्रम चेंज होता है, एक्चुअली कलर चेंज होता है। तो इस बार हम लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, इस बार हम इंटेंसिटी को चेंज नहीं करेंगे। अब आप ये इमेजिन करें कि हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, एक की जो है वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और एक की फ्रीक्वेंसी कम है। तो अब बताओ क्या डिफरेंस होगा, मतलब कीपिंग द इंटेंसिटी कांस्टेंट, मतलब इंटेंसिटी सेम है लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। मतलब एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एक लाइट की और एक लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है। क्या डिफरेंस होगा इन दोनों में? इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना, उसके फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी। पढ़ा था ना हमने प्लैंक्स लॉ के अंदर, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ऑफ क्वांटम यानी कि एनर्जी ऑफ फोटॉन ज्यादा होगा। तो जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसके जो फोटॉन्स होंगे वो ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, और जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी उसके जो फोटॉन्स होंगे वो लेस एनर्जेटिक होंगे, उसकी एनर्जी कम होगी। ये बात मैंने आपको पढ़ाई हुई है। अब हम सेकंड पॉइंट के अंदर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं लाइट की तो क्या इंक्रीज होना चाहिए। अब आप नोट करें, लेट सपोज आपने यूवी लाइट फॉल करी और इस यूवी लाइट की जो है आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आपने फोटॉन्स की तादाद नहीं बढ़ाई, आने वाले फोटॉन्स उतने ही हैं तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे। इस बार नंबर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, फिर किस पे फर्क पड़ेगा ये गौर से सुनिएगा। आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्चुअली आपने उस लाइट के फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ा दी। अब पहले की निस्बत जो अब फोटॉन्स आ रहे हैं
वो ज्यादा एनर्जेटिक हैं। इसका मतलब जब वो फोटोन मेटल के अंदर एंटर होगा तो इस बार इलेक्ट्रॉन जो उस फोटोन को कैप्चर करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास पहले के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि इसने इस बार ज्यादा एनर्जेटिक वाले फोटोन को एब्जॉर्ब किया या कैप्चर किया है। और जब ये मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। समझ रहे हैं? तो फोटॉन्स यानी कि आप ये कहो कि लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ती है, फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये डिपेंड करती है लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स की यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है। ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। इंटेंसिटी को बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, एनर्जी सेम रहेगी, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से एनर्जी बढ़ जाएगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जबकि नंबर्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स के सेम रहेंगे। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे? यहां पर देखें, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ऑन इंक्रीजिंग द frequency of light, kinetic energy of photoelectrons increases। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। इस बात को आप कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to frequency of light। ये बन गया हमारे पास सेकंड रिलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना हो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आपने इनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना हो तो यू मस्ट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और अगर आपने फोटो इलेक्ट्रॉन्स के तादाद बढ़ानी हो, नंबर्स बढ़ाने हो, तो यू शुड इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, और इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा पॉइंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। इस तीसरे पॉइंट में ये हम पढ़ते हैं कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये किसी भी फ्रीक्वेंसी पर बाहर नहीं आ जाते। हमारे पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एक रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम मेटालिक सरफेस के ऊपर वो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी फॉल करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। अगर आपने रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से कम वाली फ्रीक्वेंसी यूज करी तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे और कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। याद रखिएगा। तो देयर इज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। ये मैं डेफिनेशन आपको बाद में लिखवा दूंगा इसकी ना, कि वो मिनिमम, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हो, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। तो इस बात को कैसे लिखेंगे? देयर इज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी कॉल्ड, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये ब्लैक से लिख देता हूं मैं, और इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवा दूंगा। एक होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये पैरामीटर्स की तरफ हम जब जाएंगे ना, तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैं आपको सारी बता दूंगा, उनमें से ये भी आ जाएगी। देयर इज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच, जिस फ्रीक्वेंसी से कम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या दिस इफेक्ट, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर, डज नॉट अकर। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये तीन पॉइंट्स हैं जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तीन लॉज हैं एक्चुअली, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ये बात ध्यान में रखनी है। एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का, और तीसरा हमारे पास एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आप यूज करेंगे कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ पैरामीटर्स की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मैंने अभी आपको बताई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नॉट से। ठीक है,
अच्छा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? द मिनिमम frequency required for ejection of electrons is called threshold frequency. वो कम से कम फ्रीक्वेंसी, कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, इजेक्ट करवाने के लिए, मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, उस कम से कम, यानी कि एक लिमिट है, इस लिमिट से कम नहीं होनी चाहिए, तो उस कम से कम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इससे लेस हुई, कम हुई, तो कभी भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। मतलब इस बात को हम कैसे लिखेंगे? इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर जो फ्रीक्वेंसी की लाइट आप यूज कर रहे हैं अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर अप्लाइड यानी कि जो लाइट आप यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है, कम है, कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देन हमारे पास एक और टर्म आती है, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि लैम्डा नॉट। भाई फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में जाहिर सी बात है इनवर्स रिलेशन है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी का कह रहे हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, तो अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ के लिए क्या आ जाएगा वर्ड? द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड। फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने कहा क्या कि इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। तो वेवलेंथ के बारे में हम क्या कहेंगे कि इस वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ होगी तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। तो वेवलेंथ के सेंस में ये डेफिनेशन क्या बनेगी? द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये डेफिनेशन आ जाएगी किसकी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। मैक्सिमम वेवलेंथ required for the ejection of photoelectrons is called threshold wavelength। तो जैसा हमने यहां पर लिखा था कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम हुई तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो इस बार हम यहां पर क्या लिखेंगे? अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से वेवलेंथ ज्यादा हो गई तो इस बार फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इफ यह आ गई कंडीशन। अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ रिक्वायर्ड थी उससे अगर ज्यादा हो गई वेवलेंथ, तो ऑब्वियसली बात है फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड से कम हो जाएगी। तो इन दो कंडीशंस के अंदर कभी भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होते। देन हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये किसकी है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की है। ये बात ध्यान में रखिएगा। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जितनी एनर्जी के साथ जा रहे होते हैं दूसरी प्लेट की तरफ, ऐसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और उसका एक मैक्सिमम लिमिट होती है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना, वो हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली? मैक्सिमम। ये बराबर होती है ई वी नॉट के। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है किसका? फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें यहां पर जो ई आ रहा है ये ई रिप्रेजेंट कर रहा है, ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। जबकि यहां पर जो वी नॉट आ रहा है इसको हम कहते हैं इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम पता है क्या करते हैं? हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें तो हम पता है क्या करते हैं? हम पोलैरिटीज को रिवर्स कर देते हैं। जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई थी ना, मैं देखो आपको सबके मतलब जल्दी से बना के दिखाता हूं। ये देखें, ये मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई थी।
ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम थी, इसमें हम लाइट फॉल कर रहे थे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होके जा रहे थे सामने वाली प्लेट की तरफ। ये नेगेटिव टर्मिनल था, इस वाले के साथ नेगेटिव कनेक्ट हुआ हुआ था, और ये वाला पॉजिटिव था, इसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ हुआ था, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल लेते हैं। हम पता है क्या करते हैं, हम रिवर्स कर देते हैं पोलैरिटीज को, यहाँ पॉजिटिव आ जाता है और इस वाले को कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव से, मतलब जिस पे लाइट फॉल कर रहे हैं उसको हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और इस बार इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ जा रहे हैं उसको कनेक्ट किया हुआ नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इसका मतलब यहां पर इस बार ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, समझ रहे हैं, और ये वाली जो है वो इस बार कौन सी है, ये वाली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गई है, पॉजिटिव, क्योंकि इसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब आप सोच रहे होंगे सर क्या पॉजिटिवली चार्ज है, क्या इसमें से अब भी इलेक्ट्रॉन्स निकल होंगे? हाँ भाई, पॉजिटिवली चार्ज मतलब होने का ये नहीं मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही खत्म हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस कम हो जाते हैं, लेकिन चार्जेस होते हैं। नेगेटिवली चार्ज का मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए और पॉजिटिव चार्जेस कम हो गए, लेकिन होते हैं। इसका मतलब ये नहीं इसमें सारे पॉजिटिव है नेगेटिव एक भी नहीं है, या इसमें सारे नेगेटिव है पॉजिटिव एक भी नहीं है, नहीं, इसमें पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव कम है, तो निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। तो लेकिन मसला पता है क्या है, इस बार ये इलेक्ट्रॉन्स जब वहां पहुंच रहे होंगे ना, तो वहां तक पहुंचने में इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, और यहाँ से जो पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हैं बैटरी से, दैट्स बात, उसको हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब हम पता है क्या करते हैं, अभी हम ऑब्जर्व करते हैं कि पोलैरिटी चेंज करने के बाद लेट सपोज हमें इलेक्ट्रॉन्स अभी भी उस प्लेट तक मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इनके पास एनर्जी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के बावजूद उन प्लेट्स तक पहुंच रही है और अभी भी करंट फ्लो कर रहा है। हम पता है क्या करेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यहां पहुंचने वाली कम होती जाएगी, क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बढ़ती जाएगी और फोटोइलेक्ट्रिक करंट कम होता जाएगा और इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। और एक पॉइंट ऐसा आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का बढ़ाते बढ़ाते कि इलेक्ट्रॉन्स फाइनली इस वाली प्लेट तक पहुंचना बंद हो जाएंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां तक पहुंचना बंद होंगे इस सेंस में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा। तो ऐसे पोटेंशियल की वैल्यू को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि एक ऐसी वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ आई बात? तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। पोलैरिटीज को रिवर्स करते हैं तो इस कंडीशन में जब V नॉट होगा तो इसमें जो है वो I की वैल्यू हो जाती है जीरो, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, ऐसे नहीं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपने पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कर दिया, मतलब ऐसा पोटेंशियल जो कि इलेक्ट्रिक करंट को जीरो कर देता हो। देन हमारे पास एक और टर्म आती है, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्क फंक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है, देखो हमारे पास कोई भी एक मेटल सरफेस हो इसमें लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन है जो कि मेटल सरफेस के अंदर है, आपने एक फोटोन को भेजा इसके पास, इस फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। अच्छा, लेट सपोज इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर है और उसको चाहिए 10 जूल्स ऑफ एनर्जी। वैसे हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, लेट सपोज मैंने यहाँ पर समझाने के लिए जूल्स लिख दिया, मतलब ये चाहता है इलेक्ट्रॉन में बाहर आऊं, लेकिन मुझे बाहर आने के लिए, क्योंकि मैं मेटल सरफेस के अंदर हूं, मेरे पास फोर्सेस हैं जो मुझे बाहर आने नहीं दे रही, मैं चाहता हूं कि बाहर आऊं लेकिन मुझे बाहर आने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, 10 जूल्स एनर्जी चाहिए। तो अब अगर आप फोटोन को सेंड कर रहे हो और उस फोटोन की एनर्जी हो 9 जूल्स, तो ये इलेक्ट्रॉन जो ना इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद कभी भी मेटल सरफेस से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसको चाहिए कितनी थी, 10 जूल्स। अब अगर आप इस फोटोन को भेजें और इस फोटोन की एनर्जी हो 11 जूल्स, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद यानी कि पूरे के पूरे 11 जूल्स को एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं 10 को एब्जॉर्ब करेगा एक को छोड़ देगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब करता है पूरे फोटोन को, तो ये पूरे फोटोन को कैप्चर करेगा, यानी कि इसके पास आ जाएगी 11 जूल्स एनर्जी, और इस 11 जूल्स एनर्जी में से 10 जूल्स ये खर्च करेगा बाहर निकलने में, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इस पॉइंट का समझाने का मतलब ये है कि एक मिनिमम एनर्जी होती है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कह रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेवलेंथ को हम कह रहे हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ,
और ऐसी मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आ जाएं, ऐसी मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन लिख लें इस बात इसकी ना, वर्क फंक्शन की। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject an electron from metal surface is called work function। ये नाम से वर्क फंक्शन है लेकिन एक्चुअली ये एनर्जी है। तो मिनिमम एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी जो कि रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर लाने के लिए, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उससे फाई से, और इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है? फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क फंक्शन को कैलकुलेट करने का। यहाँ पर जो फाई आ रहा है इसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, यहाँ पर एच आ रहा है इसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, ये कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर जो न्यू नॉट आ रहा है ये कोई और नहीं बल्कि यही हमने जो पढ़ा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम यानी कि रिक्वायर्ड एनर्जी के लिए हमेशा रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो रिक्वायर्ड एनर्जी कौन सी होती है? वर्क फंक्शन। और रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? मिनिमम, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक बात क्लियर है? तो एक काम ही करते हैं, अच्छा इसके बाद क्योंकि हमारे पास जो है वो जो टॉपिक सेम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है, लेकिन इसमें हमारे पास आ जाएगा आइंस्टाइन। चलो मैं काम ही करता हूँ, यहीं पर लिखवा देता हूँ आइंस्टाइन्स explanation for photoelectric effect। मतलब आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था, जिस पर बाकायदा इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने पर। तो इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसने, सबसे पहले याद रखिएगा, इसने जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था वो किया था ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। यानी कि आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ही एक्सप्लेन्ड photoelectric effect on the basis of quantum theory of light। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट था। इस पॉइंट की वजह से ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सका था किसको? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। और याद रखिएगा, अगर आप लाइट को एज क्वांटम लेंगे, एज फोटोन लेंगे, तो ही हमें समझ आएगा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अगर आप लाइट को एज वेव लेंगे, हम कभी भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट इसने हमें और बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो हमेशा फोटोन को जो एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है या तो कंप्लीट फोटोन को, या वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले फोटोन की एनर्जी को पूरा कैप्चर करेगा। ऐसा नहीं है कि उसने हाफ एनर्जी कैप्चर करी या थोड़ी एनर्जी कैप्चर करी, बाकी एनर्जी को वो छोड़ देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, या तो वो कंप्लीट फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। सो इट एब्जॉर्ब्स ईदर वन कंप्लीट फोटोन और इट एब्जॉर्ब्स नन। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मैं इस पॉइंट को यहां पर लिखवा देता हूं, और इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ईदर absorbs one complete photon, या तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो पूरा यानी कि पूरा का पूरा एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, या फिर वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर एब्जॉर्ब्स वन कंप्लीट फोटोन और इट एब्जॉर्ब्स नन। ठीक है, तो एक काम ही करते हैं, फिलहाल ये पॉइंट्स नोट करें, फिर हम मजीद आगे की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक एक्सप्लेनेशन को हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैंने अभी तक आपको 2 पॉइंट्स बताए कि सबसे पहले इसने जो एक्सप्लेन किया वो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी किया, और दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन या तो वन कंप्लीट फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा या फिर वो एब्जॉर्ब नहीं करता। आगे चलते हैं इसकी इक्वेशंस की तरफ, जो इसने इक्वेशंस हमें ड्राइव करके दी।
जिसको हम कहते हैं आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। सबसे पहले एक कंडीशन याद रखिएगा कि अगर इफ E is less than phi then no photoelectric effect। सबसे पहले बात ध्यान में रखिएगा, E का मतलब क्या है, आने वाले फोटोन की एनर्जी, और फाई का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन जिसको हम कहते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। तो अगर फोटोन की एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। एनर्जी का फाई से लेस होना, ये मैंने आपको बता दिया। इन दोनों का इक्वल होना, वो पढ़ते हैं। उसके बाद ई का फाई से ज्यादा होना यानी कि ग्रेटर होना। सेकंड कंडीशन, इफ ई इज इक्वल टू फाई देन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर। यानी कि इस कंडीशन में अगर जो आने वाली एनर्जी है, फोटोन की जो एनर्जी है, अगर वो रिक्वायर्ड जितनी हुई तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी फोटोन की वो हो जाएगी जीरो। ये बाद में आपको बता देता हूं इस बात का मतलब क्या है आगे वाले पॉइंट्स के अंदर। और दूसरी वाली पॉइंट यानी कि जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड से ज्यादा हो तो क्या होगा। इफ फोटोन की एनर्जी ग्रेटर हुई अगर वर्क फंक्शन से, देन अब हमारे पास इक्वेशंस बनना स्टार्ट होंगी। वो क्या कि ये जो एनर्जी होगी ना ये बराबर हो जाएगी फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी के। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड से ज्यादा है तो क्या होगा, लेट सपोज हमें रिक्वायर्ड थी यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड थी 10 जूल्स, लेकिन जो आपने फोटोन सेंड किया वो था 15 जूल्स का। तो अगर आप 15 जूल्स का फोटोन सेंड करेंगे तो उस 15 में से सबसे पहले 10 जूल्स खत्म होंगे, खर्च होंगे उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। जो 5 जूल्स एनर्जी बची हुई होगी वो उस इलेक्ट्रॉन की, उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर अपीयर हो जाएगी। तो अगर एनर्जी आप एक्सिस में भेज रहे हैं, रिक्वायर्ड से ज्यादा भेज रहे हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी जिसमें E बराबर होगा फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी के। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी दैट एनर्जी विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और यहां से हम जो है वो फॉर्मूला बनाते हैं किसका, एक्चुअली पहले हम यहां पर इसके फॉर्मूला लिख देते हैं। E का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एच न्यू, फाई का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है ई वी नॉट। हम एक्चुअली जो अरेंज करते हैं फॉर्मूला को, आप इसको भी कर दें बॉक्स में, हम करते हैं ई वी नॉट के लिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो ई वी नॉट विल बी इक्वल टू, ये एच न्यू नॉट इसके साथ प्लस कर रहा है, वहां जाके माइनस करेगा, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। या इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वी नॉट विल बी इक्वल टू, एच कॉमन निकाल लो और बाकी क्या बचेगा, एच सॉरी न्यू माइनस न्यू नॉट, लाइक दिस। और इस पॉइंट का मतलब पता है क्या है, इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, यानी कि अगर जो फ्रीक्वेंसी आपने यूज करी वो उतनी ही हुई जितनी रिक्वायर्ड थी, थ्रेशोल्ड जितनी हुई, तो इस कंडीशन में आप देखें अगर मैं यहां पर न्यू की जगह पे न्यू नॉट पुट कर दूं तो न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट कितना हो जाएगा, जीरो। ये पूरा फैक्टर, यानी कि पूरा फैक्टर का मतलब क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है फोटो इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर आप एग्जैक्टली उतनी ही फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं जितनी रिक्वायर है तो इस कंडीशन के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन निकलने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और यही बात हम यहां पढ़ते हैं कि अगर आपने एनर्जी भेजी एग्जैक्टली उतनी ही जितनी रिक्वायर्ड थी तो इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड यानी कि थ्रेशोल्ड जितनी हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और अगर एनर्जी वर्क फंक्शन जितनी हो जाए तो भी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। सो दीज ऑल इक्वेशंस आर कॉल्ड आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को हम कहते हैं, ये इक्वेशंस हैं कौन सी वाली, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, ये एक्सप्लेन करने की वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था। इसने सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन दी थी किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप इन पॉइंट्स को नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट, और या इसको हम कहते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इनिशियली रेस्ट में होता है, और इस इलेक्ट्रॉन को आके स्ट्राइक करता है एक फोटोन जो कि एक्सरे फोटोन होता है। जब ये स्ट्राइक करता है तो ये फोटोन स्कैटर हो जाता है एक एट पर्टिकुलर एंगल। तो फोटोन की इलेक्ट्रॉन से इस
स्कैटरिंग को स्ट्राइक करने के बाद हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। ये बात ध्यान में रखिएगा, मतलब स्कैटरिंग ऑफ अ फोटोन बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। मतलब किसी भी फोटोन का, और खासतौर पर एक्सरे फोटोन का, अगर इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सरे फोटोन आके हिट करे और हिट करने के बाद अगर वो किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर स्कैटर हो गया, तो फोटोन की इस स्कैटरिंग को बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये देखें क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर डेफिनेशन, द scattering of a photon by an electron is called Compton's effect। ठीक है, अच्छा अब आप नोट करें कि यहां पर जो है हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, ये जो है वो फोटोन है जो कि स्ट्राइक करने से पहले है, और ये जो कंडीशन है ये स्ट्राइक करने के बाद है, यानी कि इसको हम कहते हैं स्कैटर्ड फोटोन। और जब ये इसको स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी गेन करने के बाद ये भी मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, तो उसको हम कहते हैं स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये बिफोर है स्ट्राइक करने से पहले, और ये है आफ्टर स्कैटरिंग। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी फोटोन की बात कर रहे हैं, फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, स्ट्राइक करने से पहले ज्यादा होती है और स्ट्राइक करने के बाद फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। यानी कि स्कैटर्ड फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी से लेस होती है, कम होती है। इस डेफिनेशन को भी यहां पर लिख लें, डेफिनेशन या इसके की पॉइंट को लिख लें, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज लेस देन इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, जो स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा कम होती है किससे, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी से। इसका मतलब बिफोर, यानी कि बिफोर स्कैटरिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होगी हमेशा, और आफ्टर स्कैटरिंग हमेशा फोटोन की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज ऐसे ही नहीं आता, एनर्जी कम होती है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ scattered photon is always less than the energy of incident photon। यानी कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है और जो स्कैटर हो गया फोटोन इसकी एनर्जी हमेशा कम होती है। तो स्कैटरिंग के बाद एनर्जी में कमी आ जाती है और साथ साथ फ्रीक्वेंसी में कमी आ जाती है। तो इस बात को भी हम यहां पर लिख लेते हैं, एनर्जी, अच्छा इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं यहां पर, जैसे फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड, यानी कि लैम्डा 2 जो होती है, सॉरी लैम्डा नहीं, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, लैम्डा 2 जो होती है वो हमेशा लेस होती है लैम्डा 1 से। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। लैम्डा 1 क्या है, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा 2 क्या है, स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी। लैम्डा, सॉरी यहाँ लैम्डा बोल रहा हूँ बार बार मैं, फ्रीक्वेंसी ये है न्यू। तो न्यू 2 क्या है, आफ्टर स्कैटरिंग, और न्यू 1 क्या है, बिफोर स्कैटरिंग। सो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होगी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से। नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी of scattered photon is less than that of incident photon। ठीक है, ये वही वाली बात कि जो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी होगी, यानी कि जो E2 होगी वो हमेशा लेस होगी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से। यानी कि स्कैटरिंग से पहले फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा होगी और स्कैटरिंग के बाद जो फोटोन की एनर्जी होगी उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि जब वो स्ट्राइक करेगा तो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देगा और इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन करके इसकी अपीयर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बात ध्यान में रखिएगा। देन भाई हमने जहां पर फ्रीक्वेंसी की बात करी, जहां पर हमने एनर्जी की बात करी, तो हम यहां पर वेवलेंथ की भी बात कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो आप ये कह सकते हैं, देखो मैंने डायग्राम में बनाया है, यहाँ पर जो है वो वेवलेंथ आपको कम नजर आ रही होगी, मतलब वेव्स आपस में श्रिंक हुई हुई है। जबकि यहाँ पर देखिए वेवलेंथ मैंने थोड़ी सी खींच दी, बड़ा कर दी, तो मतलब यहाँ पर वेवलेंथ ज्यादा अपीयर हो रही है और यहाँ पर जो है वेवलेंथ कम अपीयर हो रही है। तो यहाँ पर वेवलेंथ शॉर्टर है और यहाँ पर वेवलेंथ लॉन्गर है। तो वेवलेंथ का स्कैटर होने के बाद इंक्रीज हो जाना, ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। फ्रीक्वेंसी का कम हो जाना,
एनर्जी का कम हो जाना जबकि वेवलेंथ का बढ़ जाना। सो वेवलेंथ ऑफ scattered photon is greater than, इस बार वेवलेंथ बढ़ेगी। यहां लेस देन फ्रीक्वेंसी कम होती है, एनर्जी कम होती है स्कैटर होने के बाद, लेकिन वेवलेंथ बढ़ जाती है। ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और इस बात को हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? आप लिखेंगे जो लैम्डा 2 होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा लैम्डा 1 से। सो कॉम्पटन इफेक्ट को डिफाइन करने के ये दो तरीके होते हैं। एनर्जी के सेंस में नहीं करते हम, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की सेंस में करते हैं। फ्रीक्वेंसी का स्कैटरिंग के बाद कम हो जाना, ऐसे प्रोसेस को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। या वेवलेंथ का इंसिडेंट के बाद या स्कैटरिंग के बाद फोटोन की वेवलेंथ का स्कैटरिंग के बाद बढ़ जाना, ऐसे इफेक्ट को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। और जाहिर सी बात है, जब हम वेवलेंथ में चेंज आ रहा है तो इसको हम कहते हैं चेंज इन वेवलेंथ। और याद रखिएगा कॉम्पटन स्कैटरिंग में जो वेवलेंथ में चेंज आता है, ऐसी चेंज इन वेवलेंथ को हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। सो चेंज इन वेवलेंथ इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ। चेंज इन wavelength is called Compton shift, Compton shift in wavelength या Compton shift शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कह रहे होते हैं। तो कॉम्पटन इफेक्ट में जो फोटोन की वेवलेंथ में चेंज आता है, यानी कि जो डेल्टा लैम्डा होता है, उस डेल्टा लैम्डा को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पटन शिफ्ट। और हमारे पास डेल्टा लैम्डा यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? H/m0c और 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला नोट कर लिएगा। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, यानी कि जो फोटोन की वेवलेंथ में चेंज आएगा, उस चेंज को, वेवलेंथ की चेंज को हम कैलकुलेट करेंगे इस वाले फॉर्मूले से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस इन मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ या चेंज इन वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो H/m0c, H भी कांस्टेंट, m0 भी कांस्टेंट। m0 मतलब रेस्ट मास ऑफ फोटोन। यहां पे मैं लिखवा देता हूं, H मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहां पर जो m0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, जो कि कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये रेस्ट मास की वैल्यू है m0 की। m0 इज इक्वल टू, ठीक है। जबकि जो थीटा आ रहा है, थीटा को हम कहते हैं स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल। जिस एंगल के ऊपर ये फोटोन स्कैटर होगा, जिस एंगल के ऊपर ये फोटोन स्कैटर होगा, इस एंगल को हम कहते हैं स्कैटरिंग एंगल। अब हमारे पास यहाँ पर तीन कंडीशंस हैं डेल्टा लैम्डा को पढ़ने की। हमारे पास तीन वैल्यूज होते हैं एंगल के, जिसमें हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। एक होता है 0 डिग्री, एक होता है 90 डिग्री और एक होता है 180 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स को हम डिस्कस करते हैं, जब तक आप पहले इन तीनों पॉइंट्स को नोट कर लें। तो मैं आपको ये तीनों पॉइंट्स यहीं डिस्कस करके बता देता हूँ। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसको मैंने रब नहीं किया ताकि हम अप्लाई करके चेक कर लें। तीन एंगल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर। एक होता है स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री, एक 90 डिग्री और एक 180 डिग्री। अगर स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री है, मतलब 0 डिग्री का मतलब जो है वो जैसे फोटोन आया, किसी भी एंगल पर स्कैटर हुए बगैर ऐसे सीधा सीधा चला गया 0 डिग्री पर। तो अब आप नोट करें कि अगर मैं यहाँ पर 0 डिग्री पुट करूँ तो कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1 के। तो जब यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। अब आप नोट करें कि कॉम्पटन शिफ्ट विल बी 0, यानी कि वेवलेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा अगर स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री है। तो इसका मतलब नो शिफ्ट इन वेवलेंथ, ठीक है। यानी कि कोई शिफ्ट नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा वेवलेंथ के अंदर। दूसरा, अगर 90 डिग्री पर स्कैटर हो रहा है, मतलब ये फोटोन आ रहा है और इसको स्ट्राइक करने के बाद ये ऐसे परपेंडिकुलर स्कैटर हो गया 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर स्कैटर होने की वजह से क्या होगा? चलो पुट करते हैं। cos 90 बराबर होता है 0 के, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। 1 में से माइनस करेंगे 0 को तो 1 बचेगा, इसका मतलब इस ब्रैकेट में 1 है। और जब मैं इस पूरे फैक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर यही रहेगा। इसका मतलब H/m0c।
और ये जो h अपॉन एम नॉट सी है ना, इसको हम कहते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ। ये जो फैक्टर आ रहा है h अपॉन एम नॉट सी, इट इज कॉल्ड कॉम्पटन्स वेवलेंथ। इट इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ। ये याद रखिएगा। मतलब इस कॉम्पटन शिफ्ट के फॉर्मूले में ये जो h अपॉन एम नॉट सी वाला कांस्टेंट फैक्टर आ रहा है, इस h अपॉन एम नॉट सी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पटन वेवलेंथ। एक होता है कॉम्पटन शिफ्ट यानी कि चेंज इन वेवलेंथ, और एक होता है कॉम्पटन वेवलेंथ। अगर स्कैटरिंग 90 डिग्री पर हो तो डेल्टा लैम्डा बराबर होता है किसके? कॉम्पटन वेवलेंथ के। और कॉम्पटन वेवलेंथ की एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको नोट कर लीजिएगा। मतलब h अपॉन एम नॉट सी की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 2.426 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ। इसका मतलब पता है क्या है? आपका सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। आप जब भी आपको कोई भी एंगल गिवन हो, इन तीन के अलावा, क्योंकि अब आपको ये तीन एंगल्स गिवन हो तो आपने डायरेक्ट आंसर्स पे टिक करना है। डेल्टा लैम्डा 0 हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा या तो इसके बराबर होगा या ऑप्शन में ये लिखा हुआ होगा। और इन तीन एंगल्स के अलावा आपको कोई भी एंगल गिवन हो, जस्ट आपने एंगल पुट करना है, वन में से इसको माइनस करना है, और जो भी वैल्यू हो इसकी कांस्टेंट वैल्यू ये होती है, इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये दिखने में बड़ा मुश्किल है लेकिन उतना ही ज्यादा आसान फॉर्मूला है। वन ऑफ द इजीएस्ट, मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्मूला या इक्वेशंस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ये वाली इक्वेशन हमारे पास बहुत आसान होती है सॉल्व करने के लिए। देन अगर 180 डिग्री का मतलब क्या होता है कि ये फोटोन आया और हिट करने के बाद ऐसे ही ऑपोजिट चला गया, 180 डिग्री पर स्कैटर हुआ। तो अब अगर हम यहाँ पर थीटा की जगह पे 180 डिग्री पुट करें, जो कि हमारा ये केस भी है, तो अब आप नोट करें यहाँ पर 180 डिग्री पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? cos 180 का -1। तो -1 और माइनस कितना हो जाएगा? +1। माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। और इस 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्पटन वेवलेंथ से, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू 2h/m0c। तो ये जो वेवलेंथ होती है ना, चेंज जो आता है, इस चेंज को हम कहते हैं मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट। इट इज कॉल्ड मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट। यानी कि 180 डिग्री पर जो वेवलेंथ में चेंज आता है वो हमेशा सबसे ज्यादा आता है। तो अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ बताओ किस एंगल पर होता है, तो आपने सिर्फ टिक करना है किसके ऊपर? 180 डिग्री पर, क्योंकि यहां पर आ रहा है ट्वाइस ऑफ द कॉम्पटन वेवलेंथ। हमेशा आंसर, वरना इससे कम ही आएगा। तो जनाब 0 डिग्री पर वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता, 90 डिग्री पर कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर आता है, यानी कि इसकी कांस्टेंट वैल्यू ये होती है। और 180 डिग्री पर ट्वाइस ऑफ द कॉम्पटन वेवलेंथ, यानी कि मैक्सिमम चेंज आता है वेवलेंथ के अंदर। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। इन पॉइंट्स को नोट करें, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। और पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास किसी भी न्यूक्लियस के पास, किसी हैवी न्यूक्लियस के पास, जब एक गामा फोटोन यानी कि गामा रेज का जो फोटोन होता है, जब वो न्यूक्लियस के पास पहुंचता है तो वो यहाँ पर आके डिसअपियर हो जाता है, अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है न्यूक्लियस में। और यहाँ न्यूक्लियस से हमें एक पेयर मिलता है जिसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन। इसके बारे में आपको लिखा देता हूँ, ये एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? डीकंपोजिशन ऑफ गामा फोटोन इनटू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। यानी कि गामा फोटोन का डीकंपोज होना, खत्म होकर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाना, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। और याद रखिएगा, पेयर प्रोडक्शन कभी भी वैक्यूम में नहीं होता, वैक्यूम में हो भी नहीं सकता। न्यूक्लियस चाहिए होता है, तो न्यूक्लियस वहीं पर होगा जहां पर कोई ना कोई मीडियम होगा। तो वैक्यूम के अंदर पेयर प्रोडक्शन कभी भी नहीं होता है। अच्छा, एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन की बात करते हैं। पॉजिट्रॉन जो है वो एक एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल का मतलब ये हो जाएगा कि जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है उतना ही पॉजिट्रॉन का मास होता है। मासेस बिल्कुल सेम होते हैं, चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन फर्क आ जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसी वजह से उसको एंटी कहते हैं। इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव
इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को मिला दो तो ये पॉजिट्रॉन बन जाता है, पॉजिट्रॉन। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके क्या पढ़ते हैं, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, दोनों के मासेस एग्जैक्टली सेम होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर को बनाने के लिए, अच्छा एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इन दिस प्रोसेस, यानी कि पेयर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर, यानी कि यहां पर एनर्जी कन्वर्ट होती है मैटर के अंदर। न्यूक्लियस से पहले एग्जिस्ट कर रहा था सिर्फ और सिर्फ फोटोन। फोटोन क्या होता है, एनर्जी पैकेट है ना, एनर्जी बंडल है। तो एनर्जी आई, वो खत्म हुई, तो यहां से आपको इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिल गए। इलेक्ट्रॉन भी मैटर है और पॉजिट्रॉन भी मैटर है, इन दोनों के मासेस होते हैं। तो इस वाले प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन यानी कि एनर्जी कन्वर्ट होती है मैटर के अंदर। सो पेयर प्रोडक्शन के अंदर प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी कन्वर्ट होती है मैटर के अंदर। इसी वजह से इस प्रोसेस का एक और नाम होता है, इसको हम कहते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का मटेरियलाइज हो जाना। ठीक है, सो हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, हेंस this hence pair production is also called pair production is also called materialization of energy। ठीक है, ये हमारे पास पेयर प्रोडक्शन का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का मटेरियलाइज हो जाना, एनर्जी का मैटर में कन्वर्ट हो जाना, ये होता है पेयर प्रोडक्शन। अच्छा, मैं बात कर रहा था एनर्जीज की। इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट एनर्जी होती है इसको हम कैलकुलेट करते हैं m0c² से। पॉजिट्रॉन की भी रेस्ट एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, m0c²। अच्छा, m0 इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कांस्टेंट होता है, c भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से जो एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वो आती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैपिटल M का मतलब मेगा होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है। तो 0.511 इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी। पॉजिट्रॉन का भी मास कांस्टेंट होता है, सेम होता है बिल्कुल, तो इसकी भी जो रेस्ट एनर्जी आती है वो कितनी आती है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की दोनों की जो रेस्ट एनर्जीज हैं वो कितनी कितनी होती हैं, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इस पेयर की जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो इन दोनों एनर्जीज का सम होगा, जो कि किसके बराबर होगा, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, इसकी इंडिविजुअल अलग है, इसकी इंडिविजुअल अलग है, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल नहीं बन रहे, यहाँ पर पूरा पेयर बन रहा है। बनेगा तो पेयर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो जब पेयर बन रहा है तो हम पेयर की एनर्जी ले रहे हैं। सो द टोटल एनर्जी ऑफ पेयर, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज 1.02, यानी कि इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हो जाएगा, मतलब देखें इस बात को हम कैसे लिखेंगे, 0.511 प्लस 0.511 ये कितना हो जाएगा, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी प्लस पॉजिट्रॉन की रेस्ट एनर्जी बिकम्स द रेस्ट एनर्जी ऑफ पेयर, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपको इस पेयर को बनाना है तो हमें जो कम से कम एनर्जी फोटोन की चाहिए, कम से कम वो इतनी होनी चाहिए, तब जाके ये पेयर बनेगा। इससे कम होगी कभी भी पेयर नहीं बनेगा, इतनी होगी तो पेयर बन जाएगा, इससे ज्यादा होगी तो भी पेयर बन जाएगा। तो क्या होगा, फिर मैं आपको इक्वेशन में बनाता हूं। सबसे पहले ये पॉइंट यहां पर लिख देते हैं कि पेयर प्रोडक्शन के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो इन दोनों एनर्जीज का सम होता है, जो कि किसके बराबर होता है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मिनिमम energy of photon required for pair production is 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात आपने याद रखनी है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर एनर्जी कम हुई कभी भी पेयर प्रोड्यूस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जनरेट नहीं होगा। हाँ, अगर इतनी हुई तो हो जाएगा, इससे ज्यादा हुई तो भी हो जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है, वो क्या होती है, इसको नोट कर लिएगा, H
न्यू इज इक्वल टू 2m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ये देखें, इसमें ये h न्यू क्या है, ये फोटोन की एनर्जी है। अगर ये फोटोन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि रिक्वायर्ड से ज्यादा हुई तो क्या होगा, सबसे पहले इस एनर्जी का सबसे पहले खर्च होगा इस पेयर को बनाने में। जाहिर सी बात है m0c² को ट्वाइस किसके बराबर होता है, 1.02 के ना, ये मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया। तो इस एनर्जी में से सबसे पहले खर्च होता है इसमें, और अगर एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो फिर वो अपीयर होती है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर प्रोडक्शन। और याद रखिएगा जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है वो क्या होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, पेयर प्रोडक्शन के अंदर फोटोन डिकम्पोज होता है, फोटोन खत्म होता है तो आपको इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर मिलता है। इसका एक और रिवर्स प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एनाहिलेशन ऑफ मैटर। एनाहिलेशन ऑफ मैटर पेयर प्रोडक्शन का बिल्कुल रिवर्स है। उस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मिलते हैं, मतलब ये दोनों खत्म होते हैं और दोबारा से हमें दो फोटॉन्स मिल जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एनाहिलेशन ऑफ मैटर। मैटर का खत्म होना और आपको फोटॉन्स का मिल जाना। सो एनाहिलेशन ऑफ मैटर जो है वो पेयर प्रोडक्शन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। इसमें एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है, एनाहिलेशन ऑफ मैटर में मैटर कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर। तो वो क्योंकि हमारा इंक्लूड नहीं है टॉपिक तो मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज कॉल्ड एनाहिलेशन ऑफ मैटर। ये नोट करें आप लोग। तो ये था हमारा आज का वन शॉट वीडियो लेक्चर जो कि डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के बारे में था, और जिसमें हम लोगों ने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस किया, मतलब लाइट की पार्टिकल नेचर। और याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, ये दो इफेक्ट्स ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि एविडेंस होते हैं लाइट की पार्टिकल नेचर का। तो क्वांटम थ्योरी में हम पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये तीन टॉपिक्स हमारे पास ऐसे थे जिसमें हम लोग जो है वो लाइट के पार्टिकल नेचर को डिस्कस करते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें डी ब्रॉले हाइपोथेसिस नहीं है इंक्लूड। वो इंक्लूड इस वजह से नहीं है क्योंकि डी ब्रॉले हाइपोथेसिस के अंदर पार्टिकल जो है वो बिहेव करता है एज वेव। हमें क्या पढ़ना है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि फोटोन नेचर ऑफ लाइट को पढ़ना है, ना कि पार्टिकल का वेव नेचर। तो डी ब्रॉले हाइपोथेसिस के अंदर हम लोग ये बात करते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो बिहेव कर सकता है एज वेव। तो हमें वेव नेचर नहीं पढ़नी थी, हमें पढ़नी थी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट जब बिहेव करती हो एज पार्टिकल तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करती है, वो क्वांटम इफेक्ट में करती है, और साथ साथ प्लैंक्स लॉ यानी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि एनर्जी पैकेट्स होते हैं, बंडल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्वांटा, यानी कि पार्टिकल की तरफ इशारा हमें मिलता है क्वांटम थ्योरी से। तो ये हमारे टॉपिक्स थे जो कि इस चैप्टर में इंक्लूड थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे, ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आपने इनके एमसीक्यूज करने हैं, जब आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद एमसीक्यूज करेंगे तो आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व होंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो कि होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।